नमस्ते दोस्तों, यात्रा पदचिन्ह चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे असाधारण सफर पर ले जा रहे हैं जहां इंसानी जज्बा और प्रकृति एक अनोखे रूप में मिलते हैं। ये अमेज़न के घने जंगलों के बीच बसे एक ऐसे तैरते हुए शहर की कहानी है जहां जमीन का कोई नामो निशान नहीं है, फिर भी जीवन पूरी गति से चलता है। आइए हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा के पद चिन्हों पर चलें। ब्राजील के अमेज़न वर्षावन की गहराइयों में एक अवास्तविक शहरी परिदृश्य पारंपरिक वास्तुकला के हर नियम को चुनौती देता है। एक समाज बिना 1 इंच ठोस जमीन के भी काम कर सकता है। आप ब्लैक वाटर नदी, काले पानी की नदी की सकरी नहरों से होकर गुजरते हैं ताकि निराशा और सरलता के बीच तैरते हुए एक उल्लेखनीय जीवन शक्ति वाले जीवन की खोज कर सकें। मनौस का तैरता हुआ शहर एक बढ़ता हुआ समुदाय है जहां नींव लकड़ी के लट्ठों से बनी है और सड़कें नदी का गहरा पानी है। स्थानीय लोग और उत्सुक आगंतुक अक्सर इस जगह को ब्राजील का वेनिस कहते हैं। हजारों परिवारों ने नदी की सतह पर एक पूरी दुनिया बसा ली है और कारों की जगह यहाँ आपको रैबिडिटा की धीमी गड़गड़ाहट सुनाई देती है, जो एक लंबी सकरी लकड़ी की नाव है जिसके पीछे एक छोटी आउटबोर्ड मोटर लगी होती है। यदि आपको कहीं जाना है तो आप एक नाव में बैठते हैं और ये काम करता है। ऐसा नहीं कि ये टूटा फूटा है या मुश्किल से टिका हुआ है, ये वास्तव में काम करता है। यूनिफॉर्म पहने बच्चे तैरती हुई कक्षाओं में डेस्क पर बैठते हैं जहां शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। रविवार की सुबह कैथोलिक चर्चों में घंटियां बजती हैं और उनकी आवाज पानी पर तैरती हुई आती है, जबकि इवेंजेलिकल मंडलियां भजन गाती हैं जिनकी गूंज रात में जंगल के बीच से सुनाई देती है। मोहल्ले की दुकानें चावल, साबुन, खाना पकाने का तेल, कैंडी और ताज़ी मछली बेचती हैं। उनमें से कुछ के पास काम करने वाले फ्रीजर और सीमित वाईफाई भी हैं। यहाँ एक तैरता हुआ ब्यूटी सैलून भी है जो सामुदायिक त्योहारों से पहले भर जाता है। यहाँ बार और रेस्तरां है जहां आप गहरे पानी के ऊपर बैठकर मछली के स्टू का गर्मा गर्म कटोरा खा सकते हैं, जबकि आपके ऊपर पेड़ों से पक्षी चहचहाते हैं। तो यहाँ कोई अपनी आजीविका कैसे कमाता है? आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपको नमस्ते कह सकूं। तैरती हुई अर्थव्यवस्था की नींव मछली पकड़ना है। परिवार सूर्योदय से पहले छोटी लकड़ी की नावों में निकलते हैं, गहरे पानी में जाल और कांटे डालते हैं। वे तुकनारे, तांबाकी, पिरारुकू और सुरुबिम मछलियों का शिकार कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ इतना ही पकड़ते हैं जिससे उनके अपने घर का पेट भर सके। अन्य लोग अपनी पकड़ी हुई मछलियां तैरते बाजारों में नाव दर नाव बेचते हैं या उन बिचौलियों को देते हैं जो मछलियों को मनौस के मुख्य शहर तक ले जाते हैं। यह कठिन, शारीरिक और अनिश्चित काम है, लेकिन ये निरंतर चलता है और ये पूरी तरह से इसे करने वाले लोगों का ही काम है। आसपास का जंगल आजीविका की एक और परत जोड़ता है। असाई बेरीज हाथ से तोड़ी जाती हैं। ब्राजील नट्स, केले, पुना और कुआकू को जंगल से इकट्ठा किया जाता है और या तो ताज़ा बेचा जाता है या उन्हें रस, जैम और मिठाइयों में बदल दिया जाता है। परिवार कसावा का आटा, साबूदाना, कारीगरों द्वारा बनाए गए साबुन और घर की बनी कैंडीज तैयार करते हैं, जिनके लिए वे पीढ़ियों से चली आ रही रेसिपी का उपयोग करते हैं। ये सिर्फ खाद्य उत्पाद नहीं है, ये सांस्कृतिक धरोहर है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब बाकी सब कुछ छिन जाता है, तब भी ज्ञान जीवित रहता है। और फिर इस तैरते हुए शहर की महिलाएं हैं। महिलाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था का इंजन हैं। वे अपने बरामदे से छोटे व्यवसाय चलाती हैं। वे पड़ोसियों के लिए खाना बनाती हैं। वे बाल काटने की सुविधा देती हैं। वे हाथ से बनी शिल्प कला का व्यापार करती हैं। वे खाना पकाती हैं, सफाई करती हैं, बच्चों को पालती हैं और साथ ही साथ ऐसे काम भी संभालती हैं जो पूरे परिवार को जीवित रखते हैं। वे इस कहानी के पीछे के छिपे हुए पात्र नहीं हैं, वे ही असल कहानी है। कई निवासी रोजाना आना जाना भी करते हैं। हर सुबह नावें श्रमिकों को तैरते हुए शहर से मनौस के बंदरगाहों तक ले जाती हैं, जहां वे निर्माण कार्य, घरेलू सेवा और छोटे व्यापार में काम करने के लिए मुख्य शहर में गायब हो जाते हैं। हर शाम वे पानी पार करके अपने तैरते हुए घरों में लौट आते हैं।
दो दुनिया जो एक छोटी सी नाव की यात्रा और एक बहुत बड़ी सामाजिक दूरी से अलग होती है। ईमानदारी से बताइए, क्या ये जीवन शैली आपकी उम्मीद से ज्यादा आसान लगी या मुश्किल? हमें कमेंट्स में बताएं। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं। क्या आपने कभी नल चालू किया है और सोचा है कि वो पानी कहाँ से आए? क्या आपने कभी लाइट का स्विच चालू किया है और सोचा है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब होगा? हम में से ज्यादातर लोगों ने ऐसा नहीं सोचा है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये चीजें बस आसानी से काम करती हैं। वे अदृश्य हैं, उन्हें पहले से मान लिया गया है। इस तैरते हुए शहर में कुछ भी पहले से मान नहीं लिया जाता। यहाँ कोई सीवेज सिस्टम नहीं है। शौचालयों का कचरा बिना किसी ट्रीटमेंट या फिल्टर के सीधे नदी में बह जाता है। वही नदी जो भोजन, परिवहन और नहाने तथा खाना पकाने के लिए दैनिक पानी प्रदान करती है, वह शहर का खुला सीवर भी है। लोग यह जानते हैं, वे हर एक दिन इस सच्चाई के साथ जीते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। पीने का पानी एक दैनिक संकट है। कुछ परिवार तूफानों के दौरान बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं और उसे अपनी छतों पर बनी जुगाड़ की टंकियों में जमा करते हैं। अन्य लोग नदी के पानी को कपड़े से छानते हैं, या जब उनके पास ईंधन होता है तो उसे उबालते हैं। बहुत से लोग सीधे नदी से पानी पीते हैं, ये जानते हुए भी कि इसमें बैक्टीरिया, भारी धातुएं और लगातार गुजरने वाली नावों से निकला ईंधन का अवशेष हो सकता है। जब आपके पास बस यही होता है तो आप इसे ही पीते हैं। बोतल बंद पानी खरीदना सुरक्षित विकल्प है, लेकिन इसमें पैसे लगते हैं जो कई परिवारों के पास नहीं होते हैं। इसलिए वे अपनी नालीदार धातु की छतों से गिरने वाली बारिश की हर एक बूंद को इकट्ठा करने में घंटों बिताते हैं और इसके साथ एक अनमोल संसाधन की तरह व्यवहार करते हैं। और फिर बात आती है बिजली की, या यूं कहें कि इसके एक भयानक विकल्प की। तैरते हुए शहर में कोई औपचारिक बिजली ग्रिड नहीं है। इसके बजाय यहाँ जो मौजूद है वह अवैध कनेक्शनों का एक जाल है, जिसे स्थानीय रूप से गेट कहा जाता है, जिसका अर्थ है बिल्लियां। ये जुगाड़ से बनाए गए तार हैं जो अक्सर बिना इंसुलेशन के होते हैं और मुख्य भूमि से पानी के ऊपर से होते हुए तैरते बरामदों तक खींचे जाते हैं। वे उलझे हुए खतरनाक गुच्छों में नदी के ऊपर लटकते रहते हैं। पानी पर तैरते पूरी तरह से लकड़ी से बने इस मोहल्ले में ये तार आग और करंट लगने के लगातार और हमेशा मौजूद रहने वाले खतरे को दर्शाते हैं। कुछ परिवार जनरेटर का उपयोग करते हैं, अन्य मिट्टी के तेल के लैंप का उपयोग करते हैं। कुछ लोग किसी भी चीज का उपयोग नहीं करते हैं। जब उन घरों में रात होती है तो पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। ये सुनने के बाद क्या अगली बार जब आप कोई नल या लाइट चालू करेंगे तो कुछ अलग सोचेंगे? मैं चाहता हूं कि आप एक विशिष्ट स्थिति की कल्पना करें। रात के 2 बजे बज रहे हैं। आपके परिवार में कोई बेहोश होकर गिर जाता है। उनकी सांसें ठीक नहीं चल रही हैं। उनके चेहरे का रंग बदल गया है। हर एक सेकंड कीमती है। आप अपना फोन उठाते हैं और एम्बुलेंस बुलाते हैं। आपको दूर से सायरन की आवाज सुनाई देती है। मदद आ रही है। अब फोन हटा दीजिए, एम्बुलेंस हटा दीजिए, सड़क हटा दीजिए। इन सबको गहरे काले पानी, एक लकड़ी की नाव और एक ऐसे पड़ोसी से बदल दीजिए जो शायद जाग रहा हो या नहीं भी। ये इस तैरते शहर की चिकित्सा वास्तविकता है। पानी पर कोई क्लिनिक नहीं है, कोई आपातकालीन प्रतिक्रिया, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रणाली नहीं है। यदि किसी को दिल का दौरा पड़ता है, कोई गंभीर चोट लगती है या बच्चे के जन्म में मुश्किल आती है, तो उनके बचने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि कोई पड़ोसी कितनी जल्दी नाव का इंजन चालू कर सकता है और बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए अंधेरी संकरी नहरों को पार कर सकता है, और फिर वे कितनी जल्दी शहर के दूसरी ओर अस्पताल पहुंचने के लिए परिवहन खोज सकते हैं। यह ऐसी कहानियां हैं जिनका अंत सुखद नहीं होता। उन लोगों की कहानियां जो बच नहीं पाए क्योंकि नदी का पानी बहुत कम था, या इंजन चालू नहीं हुआ, या रात में नहरों में बहुत भीड़ थी। वे पड़ोसी हैं, वे बच्चे हैं। वे उन प्रणालियों की नजरों से अदृश्य होने की कीमत चुका रहे हैं जिन्हें हर किसी की रक्षा करनी चाहिए। स्वयंसेवी डॉक्टर कभी कभार यहाँ आते हैं, जिन्हें गैर सरकारी संगठनों, NGOs या धार्मिक संगठनों द्वारा लाया जाता है।
कुछ निवासियों ने प्राथमिक उपचार देना, इंजेक्शन लगाना और घावों का प्रबंधन करना सीख लिया है। यह कोई स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली नहीं है, लेकिन जब असली मदद बहुत दूर होती है तो ये जीवन बचाती है। एक ऐसी जगह जहां सरकार ने काफी हद तक अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया है, जहां बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है, जहां हर वह बुनियादी सेवा जिसे ज्यादातर लोग अपना अधिकार मानते हैं या तो नदारद है या फिर जुगाड़ से चल रही है, वहां एक असाधारण चीज ने इसकी जगह ले ली है। समुदाय। जब कोई घर डूबने लगता है तो पड़ोसी किसी के बुलाने का इंतजार नहीं करते। वे लकड़ी के लट्ठों और बैरल के साथ आते हैं और उसे वापस ऊपर उठा देते हैं। जब नहर के बीच में किसी नाव का मोटर टूट जाता है तो कोई न कोई औजार या स्पेयर पार्ट लेकर प्रकट हो जाता है। जब अत्यधिक बाढ़ आती है, और वह आती भी है, तो निवासी एक साथ मिलकर तैरते प्लेटफॉर्मों को मजबूत करते हैं, एक साथ बांधने की रस्सियों को समायोजित करते हैं, एक साथ घरों के नीचे अतिरिक्त फ्लोटर्स जोड़ते हैं। किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं होती, हर कोई बस काम में लग जाता है। जब घरों के बीच कचरा जमा हो जाता है तो परिवार म्यूट्स यानी सामुदायिक सफाई के दिनों का आयोजन करते हैं। कुछ लोगों ने रिसाइकल करने योग्य चीजों को इकट्ठा करने के लिए साझा शेड बनाए हैं, जिन्हें वे थोड़ी सी आय के लिए बेचते हैं। अन्य लोग पड़ोसियों को खाद बनाना या कचरे का सुरक्षित प्रबंधन करना सिखाते हैं। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये वे लोग हैं जो समस्याओं को सुलझा रहे हैं, क्योंकि कोई और ऐसा नहीं करेगा। स्कूल इसलिए खुले रहते हैं क्योंकि शिक्षक वहां पहुंचने के लिए नाव से लंबी दूरी तय करते हैं। छात्र हर सुबह, चाहे बारिश हो या धूप, पानी से भरी नहरों में चप्पू चलाते हुए जाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि शिक्षा ही वह एकमात्र चीज है जो एक बार आपके अंदर आ जाए तो कोई छीन नहीं सकता। यह समुदाय केवल शारीरिक रूप से नहीं तैरता है, ये सामाजिक रूप से भी तैरता है, जो आपसी दायित्व के भार और इस सरल लेकिन शक्तिशाली समझ पर टिका है कि ऐसी जगह पर आज आप मदद करते हैं क्योंकि कल आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जिसे मदद की आवश्यकता हो। लेकिन यही क्यों? कोई पानी पर अपना जीवन क्यों बसाना चाहेगा? 20वीं सदी की शुरुआत में वापस जाएं। ब्राजीलियाई राज्य अमेज़न्स की राजधानी मनोस दक्षिण अमेरिका के सबसे धनी शहरों में से एक था। रबर बूम ने जंगल की इस चौकी को असाधारण समृद्धि की जगह में बदल दिया था। सुनहरे गुंबद और इतालवी संगमरमर वाला प्रसिद्ध टीट्रो अमेज़न ओपेरा हाउस उस संपत्ति के स्मारक के रूप में वर्षावन के बीच में बनाया गया था। रबर के व्यापारी हवेलियों में रहते थे। शहर जगमगा उठा था और फिर ये लगभग रातों रात खत्म हो गया। जब सिंथेटिक रबर विकसित हुआ और ब्राजील के रबर का एकाधिकार ढह गया तो सारी संपत्ति वाष्पित हो गई, गायब हो गई। लेकिन लोग नहीं गए। बेहतर जीवन के वादे के पीछे भागते हुए हजारों प्रवासी, नदी किनारे रहने वाले, ग्रामीण मजदूर और अत्यंत गरीब लोग पहले ही मनोस में आ चुके थे। अब वे फंस गए थे। शहर में जमीन महंगी थी और उस पर अभिजात वर्ग का नियंत्रण था। औपचारिक आवास उनके जैसे लोगों के लिए नहीं था। सरकार के पास उनके लिए कोई योजना नहीं थी। शहर में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए उन्होंने उस एकमात्र चीज को देखा जो मुफ्त थी, यानी पानी। इगारापे, वे गहरे सकरी जलमार्ग जो शहर के बीच और उसके चारों ओर बहते हैं, किसी के नहीं थे, या कम से कम कोई उन पर अपना मालिकाना हक लागू नहीं कर रहा था। और इस प्रकार पहले तैरते हुए घर दिखाई दिए, वैकल्पिक जीवन के किसी रोमांटिक प्रयोग के रूप में नहीं, बल्कि जीवन बचाने की एक रणनीति के रूप में, उन लोगों के लिए उपलब्ध अंतिम विकल्प के रूप में जिन्हें शहर के बिल्कुल किनारे पर धकेल दिया गया था और जिन्होंने गिरने से इनकार कर दिया था। आज आप जो देखते हैं वे पुरानी दीवारें और धूप में सफेद हुई लकड़ी और गहरे पानी के ऊपर उलझे हुए तार सिर्फ एक पड़ोस नहीं है। ये एक सदी की गरीबी, प्रवासन और हार न मानने की निरंतर मानवीय जिद की वास्तुकला की छाप, फिंगरप्रिंट है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अमेज़न का तैरता हुआ शहर इस ग्रह पर किसी इंसान द्वारा देखी जा सकने वाली सबसे वास्तविक में असाधारण जगहों में से एक है और लगभग कोई नहीं जानता कि इसका अस्तित्व है।
वहां आपको ले जाने वाली कोई सड़क नहीं है। यही वो पहली चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। अंदर जाने का एकमात्र रास्ता पानी के माध्यम से है। आप मनोस के केंद्र से एक छोटी लकड़ी की नाव या वोआ डेरा, एक तेज मोटर वाली डोंगी में सवार होते हैं और आप एक अलग दुनिया में प्रवेश करते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे नहीं होता, ये अचानक होता है। शहर का शोर, मोटरसाइकिलें, हॉर्न, निर्माण कार्य। जैसे ही नाव संकरी नहरों में प्रवेश करती है, वह शोर पीछे छूट जाता है और फिर केवल मोटर, पानी और जंगल की आवाज ही रह जाती है। यदि आप भाग्यशाली हैं, और अमेज़न में भाग्य का मतलब अक्सर केवल शांत और धैर्यवान होना होता है, तो यात्रा में आपको किसी का साथ मिलेगा। गुलाबी नदी डॉल्फिन, जिन्हें बोटो कहा जाता है, यहाँ कोई मिथक या पर्यटक आकर्षण नहीं है, वे पड़ोसी हैं। वे नावों के साथ इतनी सहज परिचितता के साथ पानी की सतह पर आती हैं, जिससे पता चलता है कि वे सदियों से ऐसा कर रही हैं, क्योंकि वास्तव में ऐसा ही है। उनकी गुलाबी त्वचा पर रोशनी कुछ इस तरह पड़ती है, जो लगभग असंभव, लगभग इतना सुंदर लगता है कि वास्तविक नहीं हो सकता। आपके ऊपर पक्षी घने पेड़ों, कैनोपी के बीच से उड़ते हैं। बगुले, किंगफिशर, तोते और कभी-कभार आसमान को पार करते हुए एक हार्पी ईगल की परछाई। आवाजें एक दूसरे पर इस तरह से पड़ते बनाती हैं कि कोई भी रिकॉर्डिंग उसे पूरी तरह से कैद नहीं कर पाई है। ये ऐसी चीज है जिसे आप सुनने जितना ही महसूस भी करते हैं। और फिर तैरता हुआ शहर दिखाई देता है। लट्ठों और बैरलों पर टिके घर, जो हल्के नीले, पीले और हरे रंग में रंगे हैं और पानी की हलचल के साथ धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रहे हैं। खिड़कियों के बीच सूखने के लिए लटके हुए कपड़े, बरामदे में बैठे बच्चे जिनके पैर नदी के ऊपर झूल रहे हैं। एक महिला एक छोटी नाव से अकाई बेच रही है, जो धीरे धीरे घरों के बीच चप्पू चलाती है और अपनी कीमत पुकारती है। बाढ़ के मौसम के दौरान ये अनुभव एक अवास्तविक सपने जैसा हो जाता है। आप सीधे बाढ़ वाले जंगल, एगापो में नाव ले जा सकते हैं और उन पेड़ों के तनों के बीच से नेविगेट कर सकते हैं जो कई मीटर पानी में खड़े हैं। मछलियां जड़ों के बीच से आपके नीचे तैरती हैं। बंदर ऊपर की शाखाओं से देखते हैं। नदी और जंगल के बीच की सीमा पूरी तरह से घुलमिल जाती है और आप खुद को एक ऐसी दुनिया से गुजरते हुए पाते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और मौजूद नहीं है। सूखे के मौसम के दौरान आप उन रेतीले तटों पर चलते हैं जो 3 महीने पहले पानी के भीतर थे। आपको एंडीज पहाड़ों से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आए नदी के गोले और चिकने पत्थर मिलते हैं। आप केमन को कीचड़ भरे किनारों पर धूप सेकते हुए देखते हैं, जिनमें उन जानवरों वाला इत्मीनान और आत्मविश्वास होता है जिनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता। और इस सब के बीच तैरता हुआ शहर आपके चारों ओर अपना शांत, असाधारण जीवन जारी रखता है। यहाँ के लोग आपके फायदे या आपके कैमरे के लिए इस तरह नहीं रह रहे हैं। वे इस तरह इसलिए रह रहे हैं क्योंकि यही उनका जीवन, उनकी विरासत, उनका घर है। और वह प्रामाणिकता, वह परम वास्तविकता ही वह चीज है जो इसे किसी भी उस चीज से अलग बनाती है जिसका अनुभव आप एक यात्री के रूप में करेंगे। यात्रा समाप्त होने से पहले मैं आपको इस कहानी के भूगोल से जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मानचित्र पर यह स्थान कहाँ स्थित है, ये समझने से वे सारी बातें और भी असाधारण हो जाती हैं जिनके बारे में हमने बात की है। तैरता हुआ शहर गहरे जंगल के किसी दुर्गम कोने में छिपा नहीं है। डोंगी से सभ्यता तक पहुंचने में यहाँ से कई दिन नहीं लगते। यह संपूर्ण ब्राजीलियाई अमेज़न के सबसे बड़े शहरी केंद्रों में से एक मनोस के ठीक बगल में मौजूद है। 2 मिलियन से अधिक लोगों का एक शहर जिसमें शॉपिंग मॉल, विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और एक प्रसिद्ध ओपेरा हाउस है, जो कभी औपनिवेशिक संपत्ति के चरम का प्रतीक था। मनोस ग्रह के सबसे नाटकीय भौगोलिक चौराहों में से एक पर स्थित है। ये वह बिंदु है जहां 2 विशाल नदियां मिलती हैं। रियो नेग्रो, जिसका पानी इतना गहरा है कि यह काली चाय जैसा दिखता है, और सोलिमोस, एक मैला, तलछट से भारी नदी जिसका रंग कैफे और लेट कॉफी जैसा है। जब ये दोनों नदियां टकराती हैं तो वे तुरंत नहीं मिलती हैं। कई किलोमीटर तक वे बिना मिले
गहरे और हल्के दो अलग अलग रंगों में अगल बगल बहती हैं। स्थानीय लोग इसे पानी का मिलन, मीटिंग ऑफ द वाटर्स कहते हैं, और ये दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। तैरता हुआ शहर उन छोटी नहरों से विकसित हुआ जो इन महान नदियों से निकलती हैं, जिन्हें इगारापेस कहा जाता है। ये संकरे जलमार्ग एक छिपी हुई संचार प्रणाली की तरह परिदृश्य से होकर गुजरते हैं, जो जंगल को शहर से अतीत को वर्तमान से जोड़ते हैं। मुख्य तैरते हुए जिले एडुकांडोस, साओ रेमुंडो और काचुएरिन्हा दशकों में इन नहरों से उभरे, जो उन लोगों द्वारा बनाए गए जिनके पास कोई अन्य विकल्प और जाने के लिए कोई अन्य जगह नहीं थी। और यहाँ विशेष रूप से रियो नेग्रो के बारे में एक ऐसी बात है जिसका एहसास अधिकांश लोगों को नहीं है। इसका गहरा रंग आसपास के जंगल से निकलने वाले कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से आता है। टैनिन और ह्यूमिक एसिड पानी को गहरे, लगभग अपारदर्शी भूरे काले रंग में रंग देते हैं। लेकिन इस रसायन विज्ञान का एक अप्रत्याशित लाभ है। रियो नेग्रो का अम्लीय, कम पोषक तत्व वाला पानी अन्य अमेज़ोनियन नदियों की तुलना में मच्छरों के लिए बहुत कम अनुकूल है। मच्छर के लार्वा इसमें पनप नहीं सकते, जिसका अर्थ है कि मलेरिया और डेंगू बुखार के लिए प्रसिद्ध दुनिया के एक क्षेत्र में काली नदी पर बने तैरते हुए शहर के पास वास्तव में एक प्राकृतिक जैविक सुरक्षा है, जो आसपास के जंगल में नहीं है। जो नदी खतरनाक दिखती है, वह एक बहुत ही विशिष्ट तरीके से अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक सुरक्षित है। बरसात के मौसम में नदियों का जल स्तर नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। सूखे और गीले मौसमों के बीच रियो नेग्रो का जल स्तर 14 मीटर तक घट बढ़ सकता है। 14 मीटर, ये 4 मंजिला इमारत की ऊंचाई है। जब बाढ़ आती है तो इगारापेस फैल जाते हैं, जंगल जलमग्न हो जाता है। तैरते हुए घर पानी के साथ ऊपर उठते हैं, स्वाभाविक रूप से नए स्तर पर समायोजित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ठीक इसी तरह से डिजाइन किया गया था। सूखे के मौसम में परिवर्तन समान रूप से नाटकीय होता है, लेकिन उल्टे क्रम में। रेतीले किनारे पानी से अस्थायी द्वीपों की तरह उभर आते हैं। कीचड़ भरे रास्ते वहां दिखाई देते हैं जहां कभी नावें चला करती थीं। नहरें सक्रिय हो जाती हैं, शहर सिकुड़ जाता है और लोग हमेशा की तरह खुद को ढाल लेते हैं, जैसा कि वे हमेशा करेंगे। इस वीडियो में हमने एक साथ लंबा सफर तय किया है, इगारापेस की काले पानी की नहरों से लेकर ध्वस्त रबर अर्थव्यवस्था तक जिसने उन्हें बनाया, तैरते हुए स्कूलों और चर्चों से लेकर नदी के ऊपर लटकते अवैध तारों तक, गुलाबी डॉल्फिन से लेकर पिरारुकू तक, अपने बरामदे से अकाई बेचने वाली महिलाओं से लेकर उन परिवारों तक जिनके नलों से आज तक कभी साफ पानी नहीं निकला है। और मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ, जो कोई आरामदायक सवाल नहीं है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो प्रगति को जीडीपी से, बुनियादी ढांचे से, बनाए गए राजमार्गों और खोले गए अस्पतालों की संख्या और उत्पन्न बिजली के मेगावाट से मापती है। हमारे पास ये बताने के लिए मापन की पूरी प्रणालियां हैं कि एक समाज कितना सभ्य है, कितना विकसित है, कितना आधुनिक है। लेकिन ये पैमाने उस समुदाय के बारे में क्या कहते हैं जिसने सरकारी फंड के बिना स्कूल बनाए हैं, क्लिनिक के बिना स्वास्थ्य देखभाल बनाए रखी है, बैंकों के बिना अर्थव्यवस्था को कायम रखा है और 100 से अधिक वर्षों तक बिना संस्थानों के संस्कृति को संरक्षित किया है। हम उन लोगों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें उनकी रक्षा के लिए बनाई गई हर व्यवस्था ने विफल कर दिया, और उन्होंने पतन से नहीं बल्कि सृजन से इसका जवाब दिया। अमेज़न का तैरता हुआ शहर मानव उपलब्धि के बारे में अधिकांश बातचीत में दिखाई नहीं देता है। ये पुरस्कार नहीं जीतता है, ये तब तक सुर्खियों में नहीं आता जब तक कि कोई बाढ़ इतनी नाटकीय न हो कि उसकी तस्वीरें ली जा सके। वहां रहने वाले लोगों ने जो बनाया है उसके लिए उनका जश्न नहीं मनाया जाता है। अक्सर उनके पास जो नहीं है उसके लिए उन पर तरस खाया जाता है, क्योंकि हर उस चीज की अनुपस्थिति में जिसे हम आवश्यक मानते हैं, उन्होंने जो बनाया है वो ऐसा कुछ है जिसे अधिकांश आधुनिक शहरों ने अपने सभी बुनियादी ढांचे और सभी संस्थानों के साथ चुपचाप खो दिया है। उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई है जहां लोगों को वास्तव में एक दूसरे की जरूरत होती है, जहां एक का जीवित रहना दूसरे की इच्छा पर निर्भर करता है, जहां समुदाय
किसी सरकारी पोस्टर पर लिखा शब्द नहीं है, बल्कि एक दैनिक जीवित और सांस लेता हुआ अभ्यास है जो घरों को डूबने से, बच्चों को स्कूल में और बीमारों को अंधेरे में अकेले मरने से बचाता है। शायद सवाल ये नहीं है कि उनके पास किस चीज की कमी है, शायद सवाल ये है कि हम क्या भूल गए हैं। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ छुआ है, अगर इसने आपको दुनिया को थोड़ा अलग नजरिए से देखने पर मजबूर किया है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे देखने की भी आवश्यकता है। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसके किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया, क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और जानना चाहता हूं कि आपके दिल पर क्या असर हुआ। और हाँ, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि हम अपने अगले वीडियो में फिर से मिल सके। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आपका समर्थन वास्तव में हमारे लिए पूरी दुनिया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ यात्रा पथ चिन्ह की एक खास पेशकश यही समाप्त होती है। ऐसी ही और भी अद्भुत और अनदेखी जगहों की सैर करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अपना ख्याल रखें और सफर करते रहें।